नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब सिर्फ 33 दिन का वक्त बचा है। आज झारखंड की फाइनल तस्वीर सबके सामने आ गई। हेमंत सोरेन और चंपई सरकार की रणनीति के आगे उलटफेर के सारे कयास ध्वस्त हो गए। लेकिन एक राज्य अभी भी ऐसा है जहां कयासों का बाजार गर्म है। ये राज्य है बिहार, जहां कुछ दिन पहले सियासी खेला हुआ था और एक बार फिर बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जानती है कि लालू यादव कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इसी वजह से फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। इसी से जुड़ी आज की एक बड़ी खबर मैं आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव बताता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बहुमत साबित करने के बाद किया जाएगा। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं होगा, बल्कि फ्लोर टेस्ट के बाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके पीछे बड़ी सियासी रणनीति है। क्यों? क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार अभी हो गया तो कई विधायक नाराज हो सकते हैं। दूसरे खेमे की तरफ से उन्हें मंत्री पद का लालच देकर तोड़ा भी जा सकता है। और यही सब कुछ सोचने समझने के बाद ऐसा फैसला लिया गया है। क्योंकि अभी भी बिहार की सियासत पूरी तरह से, बिहार की जो सियासी गुत्थी है वो पूरी तरह से सुलझी नहीं है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू है, जिसका कहना है कि 2025 तक एनडीए की सरकार चट्टान की तरह कायम रहेगी। लेकिन मुझे पता चला है कि आरजेडी पर्दे के पीछे चौंकाने वाली रणनीति पर काम कर रही है। इशारों इशारों में इसका जिक्र तेजस्वी यादव ने सरकार बदलने वाले दिन भी कर दिया था। नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेता तेजस्वी यादव को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। और वैसे भी मंत्री पद को लेकर बिहार की राजनीति पिछले कई दिनों से उबाल मार रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और HAM पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हर दूसरे दिन अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। जीतन राम मांझी का दुखड़ा इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि मौजूदा वक्त में उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है और उनकी पार्टी के 4 विधायक काफी अहम हैं। आज फिर से जीतन राम मांझी के बदले हुए सुर ने बिहार में सियासी हलचल की संभावनाओं को नया आकार दे दिया। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई, ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का? ये लगनी दुख है हमरो। तो आपने सुना, मांझी कह रहे हैं कि सड़क बनाने वाला, पुल बनाने वाला विभाग क्यों नहीं देते, SC ST विभाग ही क्यों देते हैं, मुझे भी और मेरे बेटे को भी। ऐसा दूसरी बार है जब जीतन राम मांझी उपेक्षा की बात कहते हुए नजर आए। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने मंत्री पद की संख्या में कमी का दर्द साझा किया था। मुझे पता चला है कि वो अपनी पार्टी के विधायक अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र वो एनडीए हाईकमान से भी कर चुके हैं। मांझी तो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का ऑफर भी मिला था, जिसे उन्होंने एक पल में ही ठुकरा दिया। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी। देखिए, ऐसे बयानों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी का मन बदल गया है?
क्या वो अंदर खाने आरजेडी के साथ मिलकर कोई गेम सेट कर रहे हैं, या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है? जीतन राम मांझी की दो समस्याएं यहां से साफ साफ नजर आती हैं। क्या है ये दो समस्याएं? देखिए, पहली, उन्हें कम से कम एक और मंत्री पद चाहिए, और दूसरी समस्या, उनके बेटे संतोष सुमन को SC/ST कल्याण विभाग की जगह कोई दूसरा विभाग मिलना चाहिए। अब यहां से दो बातें साफ है। पहली बात कि जीतन राम मांझी दबाव वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार का एनडीए में आना मांझी को खटक रहा है, क्योंकि एनडीए में बहुत कम बार ही ऐसा देखा गया है जब किसी पार्टी का नेता भरे मंच से इस तरह की बातें करता है। क्या वजह था कि आपने और मंत्रियों को गाड़ी घोड़ा नहीं भेजा? भेज दिया डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को। और हमारे SC/ST के अभिभावक के नाते हम लोग को तकलीफ तो होगा, नहीं होगा? कि अगर मजाक ही करना था तो एक मांझी के साथ मजाक करना था, सभी के गाड़ी दे करके सब वापस ले लेते। विभाग 5 विभाग 7 विभाग जो रखे हुए हैं उसमें से कोई एक विभाग दे दीजिए। तो मांझी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमको ऑफर मुख्यमंत्री का मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ है, उनके नेतृत्व में मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने ठुकरा दिया। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि मुझे मंत्रिमंडल में 2 भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए, मांझी की पार्टी के ये तेवर बहुत कुछ कहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए से अलग हो भी जाती है तो मौजूदा सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसे आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जीतन राम मांझी अगर सरकार से समर्थन वापस ले भी लेते हैं तो एनडीए सरकार के पास 124 विधायकों का समर्थन बचेगा, जो बहुमत से ज्यादा है। यहां से मांझी अगर महागठबंधन को समर्थन करते हैं तो भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, क्योंकि तब महागठबंधन के पास 118 विधायकों का समर्थन होगा, जो बहुमत से कम है। इसके बाद अगर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी सरकार से अलग हो जाते हैं, तब भी एनडीए के विधायकों की संख्या 123 बचेगी, जिससे सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। और मांझी की तरह निर्दलीय और AIMIM विधायक भी अगर महागठबंधन को समर्थन करें, तब भी महागठबंधन 118 से बढ़कर 120 हो पाएगा, जो बहुमत से कम है। यानी मांझी एनडीए में रहे ना रहे, नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी मिलकर ही बहुमत साबित करने का दम रखती हैं। यह आंकड़ा भी आप देख सकते हैं कि यह पूरी स्थिति एनडीए और महागठबंधन की है, जब मांझी की पार्टी है या नहीं है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी भाजपा का अपमान भी सहे हैं। मंदिर मुख्यमंत्री रहते गए थे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर धो दिया था। विधानसभा के अंदर में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी को तुम तलाका तक बहुत अपमानित। उनको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो तो स्वयं वरिष्ठ है। देखिए, जाहिर सी बात है, आरजेडी अगर कोई बड़ा प्लान बना रही है तो मांझी का एनडीए छोड़ना इसकी पहली शर्त होगी। लेकिन यह प्लान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जेडीयू के विधायकों में सेंधमारी ना हो जाए। मुझे पता चला है कि अपने प्लान को सफल बनाने के लिए आरजेडी जेडीयू के विधायकों पर नजर बनाए हुए अंदर खाने ऐसी सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है, जिसके आधार पर 12 फरवरी के इंतजार की बात कही जा रही है, जिसकी खबर दोनों पक्षों को भी है। बिहार में भले ही वो कुछ दिनों के लिए खेल करके सरकार में आ गई है बीजेपी, लेकिन अभी 12 तारीख को बिहार में भी फ्लोर टेस्ट होना है। उसमें ये सरकार बीजेपी की एनडीए की रहेगी, ये श्योर नहीं है। एनडीए एकजुट है जा करके, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं जा करके है। कोई खेला होने वाला है नहीं, अब खेला ख़त्म हो गया है, अब नई पारी की शुरुआत हो गई है। खेला हम लोग करने जा रहे हैं आने वाले समय में। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में हम 2/3 बहुमत से केंद्र में सरकार हमारी बनेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्टी में टूट का डर सिर्फ जेडीयू को है, टूट का डर कांग्रेस को भी बना हुआ है। अगर यह डर ना होता तो शनिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली ना बुलाते और दिल्ली से ही अगले दिन उन्हें तेलंगाना भेजने का इंतजाम नहीं किया जाता।
इस वक्त बिहार की कांग्रेस के विधायक तेलंगाना के ही एक होटल में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम 10 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ भी सकते हैं। कहीं से कोई टूट होने की कोई संभावना नहीं है और जो जहां है वह तटस्थ है। जिधर भी जदयू जाता है उधर नंबर गेम में पूरा हो जाता है। तो टूटने और नहीं टूटने से तो फर्क जदयू के न पड़ रहा है। कांग्रेस के टूटने और नहीं टूटने से कहाँ सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है। सरकार बचेगी अथवा नहीं बचेगी इसका तो निर्णय अब सीधे जदयू के टूटने नहीं टूटने से पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। वो तोड़ जोड़ की राजनीति करते रहते हैं। चिंता मत करिएगा, जेपी का राज है ये, कर्पूरी ठाकुर जी का राज है ये, लालू जी का राज है ये। यहां पर तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त नहीं चलता है। कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, नहीं टूटेगी। बहुमत साबित करना है हम लोग को, भाग रहे हैं कांग्रेसी। अजीब खेला है राजनीति का। तो क्या कोई ऑपरेशन लोटस चल रहा है? काहे का लोटस, काहे का कमल? कमल ऑलरेडी खिला हुआ था। कौन चीज का ऑपरेशन हम लोग चलाएंगे? ये डर उनमें है ना भाई। बहुमत हमें साबित करना है। अपने विधायकों को हमको रोकना चाहिए। हमारे विधायक हम मुस्तैदी से डटे हुए। भाग कौन रहा है? भाग राहुल भाग, उधर भाग कांग्रेसी भाग। अब मैं आपको अंदर की एक और बात बताता हूं। मांझी का मंत्री पद के लिए दबाव बनाना और कांग्रेस विधायकों का तेलंगाना में शिफ्ट हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत में भी खेला बाकी है। सवाल है कि जब बीजेपी और जेडीयू मिलकर अकेले दम पर बहुमत साबित कर सकते हैं तो जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? और अगर नीतीश सरकार के पास बहुमत मौजूद है तो कांग्रेस के खेमे में ऑपरेशन लोटस का डर क्यों है? तेजस्वी ने पहले ही कहा कि वो खेला करेंगे। एनडीए गठबंधन जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिल गए हैं तो बहुमत में उनको कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस बात की आशंका हो या डर सता रहा हो कि कहीं तेजस्वी यादव या आरजेडी जो है वो जेडीयू में कोई टूट ना कर दे, स्प्लिट ना कर दे। इसी स्प्लिट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि उसकी नज़र कांग्रेस पर हो और इसकी खबर कांग्रेस को मिली हो कि कांग्रेस भी टूट सकती है, क्योंकि यदि जेडीयू टूटेगी तो सरकार को बचाए रखने के लिए कांग्रेस की टूट जरूरी है। कांग्रेस उसको समर्थन करे या सेफ साइड में भी वो चाहते हैं कि इस तरह का काम किया जा सके। देखिए, बिहार की सियासी उठापटक को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल महसूस की जा रही है। बीजेपी के कोटे से जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं वो शनिवार से ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और पार्टी हाईकमान से हर तरह की जानकारी साझा भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शनिवार रात दिल्ली पहुंचे थे। रविवार को दोनों ने अमित शाह से मुलाकात की और आज यानी सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात हुई। मुझे पता चला है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए जाए इस पर भी चर्चा हुई। दरअसल बीजेपी चाहती है कि जिस तरह 2020 में सत्ता का समीकरण तैयार हुआ था उसी आधार पर फिर से सरकार चलाई जाए। यह भी पता चला है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो 7 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिन के दौरे में उनकी मुलाकात अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होगी। यानी जब तक बिहार विधानसभा में नई सरकार का शक्ति परीक्षण नहीं हो जाता तब तक यह हलचल और बेचैनी खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। और यह बात हुई बिहार की। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां इंडिया गठबंधन में नई टूट के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना। बंगाल, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन में अलग ही सियासत हो रही है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन के साथियों का रुख बदलता जा रहा है। बिहार में नीतीश बदल गए तो बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और इसी क्रम में आज खबर उद्धव ठाकरे से जुड़ी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ठाकरे भी नीतीश कुमार की तरह पाला बदलेंगे? ये सवाल उद्धव ठाकरे के एक बयान से उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में बदले बदले नजर आए। एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही, आज के सियासी माहौल में उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उद्धव ने कहा कि पीएम मोदी हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनके साथ थे, शिवसेना साथ थी। मोदी जी, आपने हमें खुद से दूर कर दिया। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच.
आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती. गेल्या वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता. आमचे विनायक राऊत आणि सगळे इथून जे निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसलात. पण नंतर तुम्ही आम्हाला दूर टाकलं. आज देखील आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही. भगवा झेंडा आमचा कायम आहे. पण या भगव्या झेंड्यामध्ये छेद मारण्याचं काम भाजपा करते. बीजेपी ने इस मौके को तुरंत हाथों में ले लिया। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने बड़ी बात कही। राम कदम ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उद्धव की वाणी बदल रही है। उद्धव के बयान को निराशा, हताशा और हार का डर तक बता दिया। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को भी अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे उनकी वाणी बदल रही है। यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि घमंडी दल की हार सुनिश्चित है। तो बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, लेकिन यहां पर 3 अहम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहला सवाल, शिवसेना अभी इंडिया गठबंधन में है, वहां सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, तो ऐसे वक्त में उद्धव को पीएम मोदी की याद क्यों आ रही है? दूसरा अहम सवाल, क्या सीटों पर फंसते पेच के बीच ये गठबंधन के साथियों पर दबाव बनाने की रणनीति है? तीसरा सवाल, क्या इस बयान के पीछे शिंदे गुट को अस्थिर करना है या सचमुच हार का डर सता रहा है? कहीं इसी वजह से बीजेपी के साथ जाने की योजना तो नहीं बन रही? एक एक कर इन तीनों सवालों पर गौर करेंगे तो तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी। देखिए, पीएम मोदी की याद क्यों आई? इस सवाल का जवाब वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के 2 फरवरी वाले बयान में है। पहले उनका स्टेटमेंट सुनिए। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है, और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट नाम डिक्लेयर की है। देखिए, प्रकाश आंबेडकर जिस वक्त ये बातें मीडिया से साझा कर रहे थे, उसी समय बगल में शिवसेना के सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। प्रकाश आंबेडकर ने साफ साफ कहा कि एक साथी गठबंधन से दूर हो रहे हैं, ऐसे में वो सोच समझकर कदम उठाएंगे। यह बयान 2 फरवरी को आया था और 4 फरवरी को उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया। इसका मतलब शिवसेना में भी विकल्पों पर चिंतन हो रहा है। देखिए, राजनेताओं के बयानों को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं देखना चाहिए, ग्रे एरियाज में हमेशा देखना चाहिए। यदि हम इसको ये समझें कि उद्धव ठाकरे साहब अब कल एनडीए में जाने वाले हैं, आज तोड़ने वाले हैं, तो उस तरह से इसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए, यदि हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और दोस्ती को देखें तो वो 30 साल पुरानी दोस्ती है, और ये भी माना जाता रहा कि वो विचारधारा के तौर पर देखें तो एक नेचुरल अलाइज भी हैं। और इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से जाने के बाद ये साफ लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, बात जग जाहिर है। उद्धव ठाकरे के बयान का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन पर ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाना चाहते हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 2023 में शिवसेना के 18 सांसद थे। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 20 और शिवसेना को 18 सीटें मिल सकती हैं, यानी 2019 में जितने सांसद थे उतनी ही सीटें। शरद पवार के एनसीपी को 10 सीटें देने पर भी विचार हो रहा है। इस फॉर्मूले पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। बड़ा मुद्दा यह तय करना है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर गठबंधन के साथियों को भी चुनाव लड़वाना पड़ सकता है। ज्यादातर विवाद कांग्रेस और शिवसेना के बीच है। कांग्रेस उन सीटों पर दावा कर रही है जो 2019 में शिवसेना के पास थी। यहां चुने गए 13 सांसद शिंदे गुट से में चले गए। कांग्रेस उन्हीं में से कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। हालांकि
कांग्रेस अपनी 20 सीटों में से 2 सीटें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन के राजू शेट्टी जैसे संभावित सहयोगियों के लिए रखने को तैयार है। वंचित बहुजन अघाड़ी अंबेडकरवादी विचारधारा पर चलती है। महाराष्ट्र दलितों को साधने के लिए कांग्रेस के साथ रखना चाहती है। राजू शेट्टी का स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन एक किसान संघ है। इसके नेता राजू शेट्टी हैं जो गन्ना किसानों को उचित दाम और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों के लिए लड़ते हैं। महाराष्ट्र के दोनों क्षेत्रीय दलों ने महागठबंधन से ज्यादा सीटों की मांग की है। शिवसेना भी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हो सकता है इसी वजह से दबाव बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को याद किया। देखिए, राजनीति में हमेशा एक चीज़ के कई सारे मायने होते हैं। हो सकता है इंडिया गठबंधन में दबाव बनाने की बात चल रही हो, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो कश्मकश चल रही है, पर्टिकुलरली मुंबई की सीटों को लेकर के, तो मुझे लगता है इसकी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन जो पूरी इसके पीछे की जो बात है वो ये है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में एक के बाद एक करके इंडिया गठबंधन के साथी निकल रहे हैं, ममता निकल गए, नीतीश निकल गए, तो आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप पर यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। देखिए, उद्धव ठाकरे के बयान का तीसरा पहलू शिंदे गुट से जोड़कर देखा जा रहा है। शिंदे गुट इस वक्त बीजेपी के साथ है। एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। शिवसेना टूटने के बाद उद्धव गुट के निशाने पर सबसे ज्यादा शिंदे रहते हैं। उद्धव ठाकरे का मोदी से संबंधों को याद करना शिंदे गुट को असहज कर सकता है। उनके मन में भी यह सवाल आ सकता है कि कहीं बीजेपी उद्धव ठाकरे से समझौता तो नहीं करेगी, कहीं घर वापसी का प्लान तो नहीं बन रहा है। अगर बीजेपी और उद्धव में सुलह हो जाता है तो महाराष्ट्र की गणित बदल सकती है और शिंदे के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। आज की डेट में समझिए वो गए तो कुछ महीने के लिए सही मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जा सकता है उनको, लेकिन फिर वहाँ बैठे शिंदे गुट और वहाँ बैठा अजित पवार गुट क्या इस चीज़ को मानेंगे, क्या स्वीकारेंगे क्या, और उसके बाद क्या होगा? ये राजनीतिक उथल पुथल इतना बड़ा बीजेपी को, महाराष्ट्र जैसे जो दूसरे नंबर की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, क्या बीजेपी इतनी बड़ी उथल पुथल करने की स्थिति में भी है क्या? तो मेरे ख्याल से वो फोरक्लोज हो गया ऑप्शन। ये वो जो नीतीश कुमार वाला ऑप्शन जो बिहार में खेला गया वो यहाँ नहीं खेला जा सकता। वहाँ खाली पड़ा हुआ था बीजेपी के साथ। यहाँ ऑलरेडी यहाँ हाउसफुल है और बस में ज़रूरत से ज़्यादा लोग पहले ही बैठ चुके हैं। नए को बिठाने का मतलब कुछ लोगों को बाहर ढकेलना होगा। देखिए, इन तमाम अटकलों के बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन छोड़ दें, यह संभव है ही नहीं। सर, ये माना जा रहा है कि रैली में कल संडे को मोदी जी की तारीफ की और एक तरीके से ये कहा कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। हम आपके दुश्मन नहीं थे जी, आपने हमें छोड़ा है, हमने आपको नहीं छोड़ा है, ये बताया। आज योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। योगी सरकार ने इस बजट को भगवान राम को समर्पित किया। ऐसा क्यों किया, यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बजट में सरकार ने 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम धार्मिक स्थलों के लिए आवंटित की है। अयोध्या एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही अयोध्या की तर्ज पर काशी, मथुरा के विकास की भी योजना बनाई गई है।